नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लोग मुझसे पूछते हैं और वो है सीआरपीसी 164, सीआरपीसी की धारा 164। और सवाल बहुत जायज़ भी है क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम बात करते हैं रेप के मामलों की, बलात्कार के मामलों की अगर हम बात करते हैं, या हम पॉक्सो जैसे मामलों की अगर बात करते हैं, तो 164 का जो बयान है ये एक बहुत अहम बयान होता है। और पूरे ट्रायल में 164 का बयान जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और इसमें बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जनाब, सीआरपीसी की धारा 164 का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी एंड 164 का कथन का क्या महत्व है। धारा 164 सीआरपीसी का साक्षिक मूल्य क्या है। सॉरी, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। और सीआरपीसी 164 सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। और मैं ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं और मैं इस पर अभी बात करने वाला हूँ। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि ये जो चैनल है या जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है साथियों। ये साथियों, आपको अगर आप किसी ऐसे गंभीर मामले फंस गए हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, चाहे वो पॉक्सो मामले हो, या दहेज हत्या के मामले हो, या दहेज के मामले हो, उसमें से आपको बचा के निकालने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी बस आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मैं बहुत सरल और सिंपल भाषा में, क्योंकि मेरे देश के जो लोग हैं वो 80% लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं। और यकीन मानिए साथियों, मैं आप ईश्वर को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ कि जो मैंने काला कोट पहना है, वो काला कोट मैंने अपने गरीब भाई बहनों के लिए पहना है, लोगों के लिए पहना है, उनकी मदद के लिए पहना है। मैंने उनकी मदद के लिए पहना है जो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और सैकड़ों केसेस साथियों हमने आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करे हैं। समझाने की कोशिश करिए। तो आते हैं सीआरपीसी का 164 का बयान कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लोग मुझसे पता करते हैं कि धारा 164 सीआरपीसी अभियुक्त के बयान को स्वीकारोक्ति के रूप में लेने के लिए पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश प्रदान करता है। एक आवश्यक शर्त यह है कि इसे स्वेच्छा से बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी धमकी या दबाव के तहत। मतलब कहने का मतलब ये कि ये सीआरपीसी 164 है, ये एक गाइडलाइंस क्या कहती है। गाइडलाइंस कहती है टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज एज ए कन्फेशन। द वन एसेंशियल कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी मेड वॉलंटरली एंड नॉट अंडर थ्रेट और कोएडिशन। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप सीआरपीसी 164 के तहत जब अपना आप बयान दर्ज कराते हैं, तो ये हमें मजिस्ट्रेट साहब को ये तय करना होता है और ये हमें जान लेना चाहिए कि किसी दबाव में या किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए साथियों। क्योंकि मैं ये भी आपको इत्तला कर देता हूँ और वार्निंग दे देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर आप 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने गलत या झूठा लिखवाएंगे तो इसके नतीजे आपके लिए बहुत गंभीर होंगे। जो लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो के मामले में अगर परिवार के लोग या कोई भी लोग अगर 164 का बयान दे रहे हैं, या रेप के मामले में अगर पीड़िता 164 का बयान दे रही है, ठीक है, और अगर वो झूठा बयान है और वो जानती है कि झूठा बयान है, सिर्फ आपसी रंजिश के कारण मैं इसको फंसाना चाह रही हूँ, या कोई लेन देन के मामले में, या ब्लैकमेलिंग, या जो भी समझ लीजिए, या शादी का झांसा जो भी है समझ लीजिए, अगर उसमें वो झूठा बयान दे के और उस शख्स के खिलाफ 164 का बयान दे रही है या उससे दिलवाया जा रहा है, तो प्लीज़ जान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध कर रहे हैं साथियों। कानून की निगाह में आपके खिलाफ गहन कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उस समय आप कोर्ट का टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सीआरपीसी 164 सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। आलोकनाथ दत्ता एंड वेस्ट बंगाल 2007-12 SCC 230 में इसको रिपोर्ट किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको कभी मौका लगे तो इसको जरूर पढ़िएगा, या मैं कभी अगर टाइम लगा तो इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। सीआरपीसी का उद्देश्य और महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम। क्या 164 सीआरपीसी अनिवार्य है?
क्या 164 का बयान जो हम दर्ज कराते स्टेटमेंट या कन्फेशन देते इट इज़ इम्पॉर्टेंट? यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या 164 सीआरपीसी का बयान 2 बार दर्ज किया जा सकता है? जी नहीं, 164 का बयान जो है वो एक बार ही दर्ज होता है और वो ट्रायल से पहले होता है, इन्वेस्टिगेशन से पहले होता है। और ये खास तौर से देखा गया है कि ये 164 का बयान जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर रेप का मामला है और अगर पॉक्सो के मामले हैं। क्या धारा 164 के नोटिस क्या है? सीआरपीसी इंडिया कोड की धारा 164 एक क्या कहती है? ये कहती है कि जहां उस चरण के दौरान जब बलात्कार करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के अपराध की जांच चल रही हो, उस महिला के व्यक्तित्व की जांच कराने का प्रस्ताव है जिसके साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया या करने का प्रयास किया गया या प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे 164A जो है ये अभी जब 2013 की अमेंडमेंट हुई थी सीआरपीसी में तो इसको ऐड किया गया था, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब एक महिला के साथ रेप होता है या पॉक्सो की शिकायत होती है तो उसका मेडिकल कराया जाता है 24 घंटे के अंदर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ये मेडिकल किया जाता है और पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई जाती है। और कई बार ये देखा गया है कि झूठे मामलों में देखा गया कि महिला मेडिकल कराने को मना कर देती है और ये भी कोर्ट रिकॉर्ड करती है कि अगर ये आपको उस महिला को ये बताना पड़ेगा कि वो मेडिकल क्यों नहीं कराना चाहती हैं। और जहाँ तक बलात्कार का मामला है, 2 फिंगर टेस्ट जो वो बैन है इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, असंवैधानिक माना है और उसको टोटली बैन कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल भी इंडिया में वैलिड नहीं है। धारा 164A दुष्कर्म की शिकायत पीड़ित का मेडिकल परीक्षण होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो और कई बार पूछते हैं धारा 164 के प्रावधानों का अनुपालन ना करने के कानूनी परिणाम क्या है? यस, 164 के प्रावधान अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला बन जाता है। क्या कोई मजिस्ट्रेट सीआरपीसी में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच से इनकार कर सकता है? ये अपने आप में बहुत ये मतलब ये सवाल है जो लोग मुझसे पूछते हैं, क्या पुलिस का बयान कोर्ट में मान्य हो सकता है? जी नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आरोप पत्र की समय सीमा क्या है? 60 डेज और 90 डेज होती है चार्जशीट सबमिट करने की। क्या एफआईआर वापस ली जा सकती है? जी हाँ, एफआईआर वापस ली जा सकती है, एफआईआर रद्द की जा सकती है और इसकी जो पावर है वो सिर्फ उच्च न्यायालय के पास है, हाई कोर्ट के पास है। सीआरपीसी 482 के तहत आप अपनी बात को हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं और आपके पास अगर चुनिंदा और महत्वपूर्ण एविडेंस है तो आपकी एफआईआर रद्द होगी। ये मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मुकदमे में एफआईआर का क्या उपयोग है? ये अपने आप में लोग क्वेश्चन पूछते तो एफआईआर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉस। आप कैसे साबित करेंगे एफआईआर झूठी है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं अपने सभी क्लाइंट से कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये झूठी एफआईआर हुई है तो उसको हमें प्रूव करना होगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ, द ऑनर्स ऑफ द प्रूफ, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसे प्रूव करें कि ये झूठा एविडेंस हमारे खिलाफ लगा के हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। फॉर एग्जाम्पल कि जिसने अगर वो रेप की बात करें 164 के बयान में वो कहती है कि मैं सरस्वती पूजा देखकर आ रही थी रात को 10 बजे और इस शख्स से मेरा मुंह दबा के छत पर ले जाके मेरे साथ रेप करा। बड़ी चिक नैरेटिव बना दी। बट अब हमें ये देखना है कि क्या हुआ रात को, उस दिन जिस डेट और समय की वो बात कर रही है उस दिन क्या सरस्वती पूजा थी या रात को 10 बजे वो घर से बाहर गई थी या जिस छत की वो बात कर रही है वहां पे जाने का रास्ता है या वो मेडिकल से मना कर रही है, उसका मेडिकल जो होना है वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो मना कर रही है तो क्यों मना कर रही है? ये सारी बातें हमें कोर्ट के सामने रखनी पड़ती हैं अगर एफआईआर को क्वेश करवाना है। मुकदमे में एफआईआर का क्या महत्व है? अरे यार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है ये। इसका सीआरपीसी में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बट यस, एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज़ जब भी कोई ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो जिनकी सज़ा 3 साल से ऊपर की होती है और अगर वो अपराध हुए हैं तो वो एफआईआर दर्ज मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर। आरोप पत्र कौन रद्द कर सकता है? आरोप पत्र जो हैं, जो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एफआईआर इन फाइनल एडमिशन एंड हु कैन कैंसिल द चार्जशीट? यस, चार्जशीट का कैंसिल करने की पावर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास होती है। पुलिस चार्जशीट को कैंसिल नहीं कर सकती। साथियों, क्या आरोप पत्र के बाद जमानत संभव? यस, चार्जशीट के बाद आप जमानत ले सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी आप
जमानत ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल इज़ द एक्सेप्शनल, जेल कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ये आप जमानत ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑफेंस है ये। आरोप पत्र कौन रद्द कर सकता है, क्या आरोप जी, कौन चार्जशीट वापस ले सकता है, कौन चार्जशीट वापस ले सकता है? चार्जशीट जो है कोर्ट के पास, मैंने जैसे कहा कि पावर होती है कि वो ले सकते हैं। क्या ट्रायल के दौरान केस वापस लिया जा सकता है? ये सब कोर्ट के पास पावर होती है। क्या पुलिस चार्जशीट से नाम हटा सकती है? जी हाँ साथी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लोग पूछते हैं। कैन पुलिस रिमूव नेम फ्रॉम द चार्जशीट? यस, पुलिस को अगर आपके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो चार्जशीट से आपका नाम हटा सकती है। चार्जशीट में आपके बारे में वो लिख सकती है कि जी आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो यस, चार्जशीट से आपके नाम हटाए जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने मुझसे पूछा, जिसका मैंने आपको जवाब दिया। क्या पुलिस चार्जशीट से नाम हटा सकती है? यस। क्या आरोप पत्र एक सबूत है? चार्जशीट एविडेंस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 161 और 164 सीआरपीसी के बीच में क्या अंतर है? 164 के जो विटनेस वगैरह जो बयान देते हैं वो 161 में होते हैं, और 164 में बयान जो पीड़िता होती है, विक्टिम होते हैं, उसके बयान होते हैं। अगर उसके साथ रेप वगैरह हुआ तो 164 के तहत वो अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने देती है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, फिर क्या एक मामला 2 अदालतों में दायर किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मामले पर 2 अदालतें काम नहीं करती हैं साथियों। और बहुत सारे सवाल ये पूछे, 164 सीआरपीसी विवरण का उद्देश्य क्या है, धारा 164 की सज़ा क्या है? कोई सज़ा धारा 164 नहीं होती है। क्या 164 स्टेटमेंट बदला जा सकता है? नहीं। अगर स्टेटमेंट बदलते हैं तो ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और ये आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप स्टेटमेंट बार बार बदल रहे हैं तो ये आपके खिलाफ जाएगा साथियों। तो जो लोग 164 का बयान देते हैं, प्लीज़ आप सोच समझ के अपने बयान को दीजिए। मुकदमे के दौरान अभियुक्त का कबूलनामा क्या है? किसी कथन को कितना सिद्ध किया जाना है? क्या पुलिस गवाह के रूप में कार्य कर सकती है? क्या एफआईआर से नाम हटाया जा सकता है? जी नहीं। एक बार अगर एफआईआर में आपका नाम लिख दिया गया है, ये सारी पावर कोर्ट के पास आ सकती है। सिर्फ चार्जशीट से आपका नाम हटाया जा सकता है, ये भी पावर कोर्ट के पास होती है। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, और वो इन्वेस्टिगेशन में ये बताती है कि किस शख्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है इस केस के अंदर। क्या एफआईआर से नाम, ये एफआईआर कैसे बंद की जा सकती है? एफआईआर रद्द करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 482 की कार्रवाई की जाती है हाईकोर्ट के सामने, और इसमें पुख्ता सबूतों के साथ एफआईआर रद्द की जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ें ये लोग पूछ रहे हैं मुझसे। देखिए, क्या पुलिस एफआईआर से धारा हटा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 2 वकील एक ही केस को लड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे आप उनको इंगेज करते हैं। और एक क्या कोई मामला दूसरे न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जाए? यस। कैन ट्रांसफर अनदर जज? यस, करा जा सकता है, बट उसके लिए हमें पुख्ता एविडेंस देने पड़ेंगे क्यों हम ये केस जो है हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी जज को, और ये भी पावर कोर्ट के पास में है। एंड क्या पुलिस का बयान कोर्ट में मान्य हो सकता है? न्यायालय में बचाव साक्षी क्या है? कैन अक्यूज बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस? क्या अब्यूज्ड कैन अ पर्सन बी प्रोसिक्यूटेड? बस ये दोहरे खतरा क्या है? आप दोहरे खतरे क्या सुरक्षित? यस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने पढ़े आपके सामने, बट यस, मैं आपको बता देता हूँ कि 164 का जो बयान है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बयान होता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन होती है। तो जो महिला या जो भी विक्टिम है, अगर वो 164 का बयान देनी है या स्टेटमेंट देनी है, प्लीज़ मेक श्योर आप ये जान लें कि अगर आपने कोई भी अपनी स्टेटमेंट झूठी लिखवाना है 164 में, किसी के दबाव में, किसी प्रेशर में आके या आपसे रंजे कारण, तो आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला। और ख़ासतौर से जो रेप के केसेज होते हैं, पॉक्सो केसेज होते हैं, 164 का जो बयान है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ी धारा 164A, जिसमें मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है 24 घंटे के अंदर अंदर। और अगर मेडिकल नहीं कराती है महिला तो उसका कारण उसको लिखना पड़ेगा। और बार बार मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एविडेंस पे काम करें, पुख्ता सबूत से, और एक अच्छे वकील से सलाह मशविरा करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, एक अच्छे वकील से सलाह मशविरा करें। और वो वकील जो हैं, जो भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर, वो चार्जशीट पे बहुत अच्छी तरह काम करें, एफआईआर पे काम करें, एविडेंस पे काम करें। और हम लोग तो यही करते हैं। हमारी टीम पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट में है, और
मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी तरह से मदद कर पाता हूँ। मेरा नंबर है 9873005422। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूँगा। अगर आप किसी भी गंभीर मामले में फंसे हुए हैं और अगर वो छोटा मामला है तो लिटरली मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। जय हिंद, जय भारत।